दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको जो क्लास 10th के जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो करवा रहे थे वही आज करवाएंगे। आज लेक्चर छठा पांचवा पांच तक करवा चुके थे। आज छठा लेक्चर है। आज शुरू करते, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है VVI क्वेश्चन वही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पिछले क्लास में हम 10 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। ये चैप्टर 4 का विद्युत धारा का जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स का, वो करवा रहे थे। तो कल के क्लास में 10 तक कर चुके थे। आज 11वां करते हैं। देखिए कह रहा है विद्युत धारा की उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हम पहले बताते हैं उसमें प्रभाव क्या है। कि जैसे देखते हैं कि हीटर है तो हीटर को देखते हैं कि लाइन देते हैं, जैसे उसको लाइन में विद्युत धारा देते हैं और वो अपने आप गर्म हो जाता है पानी। तो कैसे होता है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये तार है, ठीक, ये तार है, इसे विद्युत धारा जा रहा है तो इसमें उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है। उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक का मतलब क्या हुआ कि जैसे उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध मतलब बताए थे कि रुकावट, जैसे तेजी से आ रहा है विद्युत धारा, उसको रोकेगा तो गर्म होता है कि नहीं, तो गर्म हो जाता है। और उच्च गलनांक का मतलब हुआ कि बहुत उसको उसके पास पावर, जल्दी गलता नहीं है। गलनांक मतलब होता है उच्च गलनांक, मतलब जैसे ये मार्कर है और बर्फ को रखते हैं तो दोनों को गर्म करेंगे तो सबसे पहले बर्फ तो पिघल जाएगा, और लेकिन इसको जलने के लिए, इसको पिघलने के लिए बहुत देरी समय लगता है। तो वही हुआ उच्च गलनांक उच्च करना। ये कोई पदार्थ से, मतलब कोई वस्तु से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे तार से प्रवाहित हो रहा है। इसमें ये तार है उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। तार को चालक बोलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जब उच्च प्रतिरोध मतलब ज्यादा रुकावट करता है। देखते हैं कि हीटर जो रहता है पानी में देखते हैं और पानी गर्म हो जाता है तो उसमें नाइक्रोम का तार रहता है। तार जैसे हम बताए थे कि तांबा का तार होता है, लोहा का तार होता है, सही नाइक्रोम का तार होता है। उसका उच्च गलनांक, बहुत अधिक गलनांक होता है, जल्दी गलता नहीं है। कभी देखते हैं कि जो जैसे ये हीटर है, ये हीटर यहाँ मतलब जैसे हीटर का ये रहता है ना, इसे रॉड लगा हीटर आए, यहाँ से तार निकला हुआ रहता है। तो यहाँ जैसे स्विच है तो यहाँ टिपे तो देखते हैं कि ये गर्म हो जाता है, ये गर्म हो जाता है तो इसमें उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक के कारण गर्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाले चालक मतलब तार से विद्युत धारा मतलब लाइन को प्रभावित किया जाता, मतलब जिसे गुजारा जाता। जैसे कोई उच्च क्वथनांक और उच्च गलनांक के तार है तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो चालक विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देगा। तो तार है तो विद्युत ऊर्जा को, जैसे विद्युत ऊर्जा है उसको उसमें ऊर्जा में बदल देता, मतलब गर्म हो जाता उसमें, मतलब गर्म हो जाता में परिवर्तित कर देता, बहुत अधिक गर्म हो जाता। जैसे हीटर का तार है तो बहुत रॉड है तो बहुत अधिक गर्म हो जाता है, उसके बाद पानी गर्म होने लगता है तो अधिक गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा को उसमें प्रभाव करते हैं। मतलब विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा जब अधिक गर्म हो जाएगा तो विद्युत धारा को उसमें प्रभाव होता है। तो आप समझ गए हैं कि विद्युत धारा को उसमें प्रभाव क्या है। कि जैसे ये कोई वस्तु है और ये तार, ये दोनों में लड़ाई हो रहा, जब लड़ाई होता है तो गर्म हो जाता है आदमी के लिए, तो वही समझिए कि गर्म हो गया तो गर्म हो जाता है। तो समझ गए होंगे कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है। ये मेन पॉइंट है कि उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध और उच्च, जो तार में उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होगा ना, वही गर्म हो सकता है। जैसे आप तांबा के तार को उसको अधिक लाइन दे दीजिए, अधिक उसमें ज्यादा गलनांक नहीं होता तो तुरंत गल जाता है।
तो इसीलिए हीटर हो गया, जैसे सोल्डर मशीन है, तो सोल्डर मशीन में भी विद्युत धारा को उसमें प्रभाव उसमें भी देखा जाता है। तो समझ गए होंगे। अब हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 12 नंबर की 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो विद्युत निष्क्रिय गैस मतलब क्या हुआ ना कि जिससे नाइट्रोजन गैस, जिसे सुनते होंगे कि बल्ब में नाइट्रोजन गैस होता है, ऐसे करके सुनते होंगे, तो उसको ही निष्क्रिय गैस कहते हैं। और जिसे विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, उसके जगह पे ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा जाता है। देखिए ये है, यदि बल्ब से ऑक्सीजन गैस को बाहर नहीं निकाला जाएगा, से जैसे बल्ब है, ठीक, हर जगह ऑक्सीजन है, तो उससे ऑक्सीजन नहीं निकाला जाएगा ना, तो क्या हुआ ना कि आप देखे होंगे पहले वाले बल्ब में जो शीशा क्या आता था कि टूट जाता था, अपने आप टूट जाता था। तो जैसे उसमें कभी शीशा का आता था, उसमें जैसे छेद हो जाता था, तो उसमें ऑक्सीजन आने लगता था। जैसे ब्रह्मांड में तो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं कि नहीं, तो हर जगह ऑक्सीजन है, तो उस छेद से ऑक्सीजन जाने लगता था, तो देखते थे कि बल्ब अपने आप फूट जाता था या फ्यूज हो जाता था। तो वही है, हो जाता है। तो देखिए हम बताते हैं, यदि बल्ब से ऑक्सीजन गैस नहीं निकाला जाएगा, से निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं, इसलिए भरते हैं ना कि यदि बल्ब से ऑक्सीजन गैस नहीं निकाला जाएगा ना, तो वो टूट जाएगा या गल जाएगा। जैसे बल्ब कहते हैं कि फ्यूज हो जाता है, तो इसी के कारण फ्यूज हो जाता है। यदि बल्ब से ऑक्सीजन गैस को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो तंतु तंतु मतलब उसमें टंगस्टन का तंतु लगा होता है, जिसे बल्ब होता है, तो ऐसे ऐसे करके जैसे ये बल्ब है, ठीक, तो ये बल्ब में ऐसे करके लगा हुआ नहीं रहता था, अथी कांच वाला में, तो वही है, ये इसी को तंतु कहते हैं। ये टंगस्टन का बना होता है, इसका एक गल्ला और ऊंच होता है, नहीं निकाला जाएगा तो तंतु ऑक्सीजन से संपर्क में आएगा, जैसे जैसे संपर्क में आएगा या गल या टूट जाता है। इसीलिए बल्ब में निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। यदि ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तो फ्यूज नहीं होता, इसीलिए निष्क्रिय गैस भरा जाता है। जिससे पूछेगा कि बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, यदि तो लिखिएगा ये जैसे 2 नंबर मार्क्स का, 2 मार्क्स का नियम हम आपको बता रहे हैं, ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, तो ये 5 मार्क्स में पूछेगा, तो कहिएगा कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है, यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो तंतु टूट जाता है, और इसीलिए और मतलब ऐसे करके बहुत सारा होता है इसमें। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो और इसको मतलब बढ़ा के लिखिए, कम से कम 8-9 लाइन तो आपको लिखना ही लिखना, 5 नंबर में पूछेगा तो ये आप समझ गए कि यदि बल्ब से ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो तंतु ऑक्सीजन के संपर्क में आकर टूट जाता है, इसीलिए बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो चलिए हम आपको और आगे क्वेश्चन बताते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सुरक्षित फ्यूज से आप क्या समझते हैं, मतलब जैसे घर में जो फ्यूज लगा हुआ रहता है, क्या आप देखते होंगे कि जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के किनारे में यहाँ पे लाल सा बत्ती बत्ती रहता है, वो फ्यूज रहता है। उसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो देखिए इसलिए हम करते हैं ना, क्या कि देखिए आप देखते हैं कि कभी काल से वोल्टेज ज्यादा आ जाता है, तो पहले सुनते हुए कि फ्रिज उड़ा दिया, पंखा उड़ा दिया, बल्ब उड़ा दिया, तो आप सुनते हैं कि नहीं। तो ये विद्युत फ्यूज जब से लगाया जाता है, आप कभी सुनते हैं कि बल्ब उड़ गया, अथी फैन जल गया या टीवी जल गया, इसका कभी नहीं सुनते होंगे। देखिए विद्युत फ्यूज है जो उसी का काम करता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, तो उच्च प्रतिरोध होता है, जैसे लाइन आता है, जैसे ज्यादा लाइन आता है, उसको कंट्रोल करता है, और ज्यादा लाइन आने लगता है, और इसका गलनांक कम होता है। जैसे ज्यादा लाइन आया तो ये फ्यूजे उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, लेकिन बल्ब या पंखा नहीं उड़ने देता। इसीलिए हम इसका उपयोग हम घर में करते हैं।
इसका उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध मतलब हम आपको कल की क्लास में बताए थे कि रुकावट, तो इसका ये ज्यादा रोकता है। जैसे ज्यादा लाइन आ गया, जैसे कहते हैं कि 3 फेस आ गया, 2 फेस आ गया, गांव में बोलता है, तो देखते हैं कि ज्यादा ज्यादा जब लाइन एक आ जाता है, तो ये विद्युत फ्यूज है उसको रोकता है, और ये अपने ही गला लेता है, मतलब अपने फ्यूज हो जाता है अपने ही। तो देखिए ये क्या हुआ कि ये देखिए का सुरक्षित फ्यूज ऐसे तार का बना होता है, ऐसे तार का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है, लेकिन गलनांक कम हो जाता है। ये रोकने का क्षमता इसमें ज्यादा होता है लाइन को, लेकिन ये तुरंत गल जाता है, इसलिए कि ज्यादा लाइन आता है तो ये अपने आप को गला लेता है। कहता यह हमें अभी अभी अतिभारण और लघुपतन से बचाता है। अतिभारण और लघुपतन हम अगले चैप्टर में बताएंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, इसमें बताएंगे कि अतिभारण और लघुपतन क्या होता है, जिससे ज्यादा लाइन आ रहा है तो कम लाइन आ रहा है, देखिए ये सब हम बताएंगे। तो सुरक्षित फ्यूज इसलिए आप तो समझ गए होंगे कि घर में जो फ्यूज लगाते हैं क्यों लगाते हैं, आप समझ गए होंगे कि इसलिए लगाते हैं क्योंकि फैन न उड़े, बल्ब न उड़े, रेफ्रिजरेटर फ्रिज नहीं उड़े, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे जब हम एक डायरेक्ट करंट देंगे, जैसे फ्यूज नहीं लगाएंगे और कभी ज्यादा अति वोल्टेज चलाएगा, ज्यादा वोल्ट आ जाएगा तो बल्ब और पंखा सब को उड़ा देगा, उसमें फ्यूज नहीं लगाएंगे तो। यदि लगा देंगे तो नहीं उड़ेगा, वो अपने आप को गला लेगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा उसको हीट मिलेगा तो अपने आप को गल जाएगा। तो इसीलिए हम इसका फ्यूज का उपयोग हम घर में उपयोग करते हैं। तो चलिए हम आपको आगे और बताते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति से क्या किसे कहते हैं या क्या समझते हैं या परिभाषित, ये एक ही हुआ। देखिए किसी विद्युत परिपथ में, मतलब विद्युत के रास्ता में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर मतलब समय को विद्युत शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा से ही विद्युत शक्ति का परिभाषा से ही इसका फार्मूला बन गया। क्या कहा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति बराबर आपको हम बताए थे कि दर जहां बोलेगा, दर जिस परिभाषा में दर बोलेगा उसका मतलब समझ जाइए कि समय बोल रहा है, उसका मतलब समझ जाइए समय बोल रहा। तो व्यय के दर, तो विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा समय, समय या ऊर्जा बटा समय भी लिख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का संकेत होता है W और समय का होता है T। विद्युत शक्ति बराबर इसको T से डिनोट करते हैं। ये P बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर W बटा T से। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर तो W बटा T होगा, P बराबर W बटा T। और हिंदी में पूछेगा तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, तो ऊर्जा बटा समय रहेगा या विद्युत ऊर्जा बटा समय रहेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक, ऊर्जा बटा समय भी रह सकता है, विद्युत ऊर्जा बटा समय भी रह सकता है। ये विद्युत शक्ति किसे कहते हैं आप बता देंगे कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति फॉर्मूला आप बता सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा बटा समय हो गया, विद्युत ऊर्जा बटा समय हो गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन करवा लिए। आओ देखते हैं जो VVI क्वेश्चन होगा वो करवाते हैं, और नहीं तो अगले क्लास में चैप्टर 5 का क्वेश्चन करेंगे। जितना बता रहे हैं ना ये सभी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। पूरा जितना है ना, जितना हम बता रहे हैं यहाँ पे सारा वहाँ होगा। तो हम आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं कि कौन सा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है कि 1 वोल्ट मीटर को परिभाषित कीजिए। एक जैसे ये पढ़े थे कि 1 एयर मीटर को परिभाषित कीजिए, और सही है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से कोई हम आपको बताए थे विभव वाला याद कीजिए कि हम बोले थे कि अनंत से कोई वस्तु यहाँ कोई बिंदु तक आता है तो उसको विभव कहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है
कि यदि 1 वोल्ट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, ये देखिए ये अनंत से किसी बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु तक लाने में 1 जूल खर्च होता है। जैसे कोई 1 कूलम आवेश है, ठीक, आवेश अनंत से आ रहा है, ठीक, अनंत से आ रहा है, ये कोई बिंदु तक आने में 1 जूल खर्च होता है, तो उसको वोल्ट कहते हैं, उसको वोल्ट कहते हैं। तो क्या समझे कि कोई अनंत से, जैसे 1 कूलम आवेश को अनंत से, एक कूलम आवेश को अनंत से ये बिंदु तक लाने में जो कार लगता है, कार का ऐसा मतलब दूर होता है, तो इसी का मतलब एमकेएस पद्धति, मतलब ऐसा ही मात्रक है, जिसे आप वहां देखते होंगे कि आवेश आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, तो यहाँ कूलम में कार का ऐसा मात्रक होता है जूल, जो जूल है। और जो विभव में बताए थे, विभव यही चीज विभव में है जो आपको फार्मूले लिखाए थे, इसमें क्या है ना कि उसका ऐसा मात्रक दे दिया कि विभव का होता है ऐसा मात्रक वोल्ट, उसी को परिभाषित करने का रहा। तो हम आपको बताए थे कि कार बटा आवेश होता है कि नहीं, इसका फार्मूला बताए थे। तो कोई अनंत बिंदु से यहाँ तक लाने में जो कार्य लगता है, जो ऊर्जा खर्च होता है, 1 जूल ऊर्जा खर्च होता है, जैसे 1 कूलम आवेश है, ठीक, 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश अनंत से ये बिंदु तक आने में 1 जूल खर्च होता है, मानिए कि एक जूल ही खर्च होता है, तो उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार करना पड़े, तो विभव का मान 1 वोल्ट होता है, विभव का मान 1 वोल्ट होता है। सबका ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है, से आपको बताया कि विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, कार्य के जूल दिया हुआ, आवेश के कूलम दिया हुआ। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम आपको अगले क्लास में बताएंगे ये चैप्टर जितना, इस चैप्टर में जितना VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2 मार्क्स का चैप्टर 4 में, वो सारा करवा दिए। अब हम आपको चैप्टर 5 पर जो VVI ऑब्जेक्टिव होगा ना, सॉरी सब्जेक्टिव, वो करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।